अपने बच्चे को खोने का दर्द दुनिया की किसी भी हिस्से की माँ के लिए शायद एक जैसा होता है। ये कहानी एक ऐसी माँ की है। बीबीसी पत्रकार फियोना क्रेग पिछले साल प्रेग्नेंट हुई। वो बिटिया को जन्म देने वाली थी, लेकिन वुड्स वाली थैली फट गई। उस पानी के साथ वो सारे सपने बह गए जो फियोना ने अपनी बेटी के देखे थे। जब मैं 8 साल की थी तब मेरी बहन को बच्चा हुआ था। मेरी माँ जानती थी कि मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं। उन्होंने मुझे कुछ दिन के लिए बहन के घर भेज दिया ताकि मैं थोड़ी मदद कर सकूं। मैंने शायद मदद करने वाला काम अच्छे से किया था। तभी जब मेरी दूसरी बहन माँ बनी तो मुझे वहाँ भी भेजा गया। मैं बच्चों को ऊपर नीचे घुमाती, ना समझी में चिढ़ने वाले बड़े भाई बहनों ने नए मेहमानों को बचा कर रखती। मैंने अपनी पड़ोसन की मदद के गाँव को बच्चों को संभालने के लिए खुद के 12 साल होने का इंतजार नहीं कर सकती। मैं माँ बनूंगी, ये इंतजार मुझसे नहीं हो पाता। मैं 29 साल की हुई तो मुझे साइबर कैंसर हो गया। मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए ऑपरेशन किया गया। उसने माँ बनने की मेरी संभावना को ख़त्म कर दिया। एक मेडिकल रिसर्च पेपर में मैंने पढ़ा कि दूसरा ऑफिसर मेरी उम्मीदों को एक मौका दे सकता है। मैंने एक डॉक्टर को खोजा जो यह मैंने कहा एक रेफरेंस भी खोजा। यह काम नहीं आया तो मैं खुद उनसे मिलने गई। BIVF के बाद कई ऐसे मैसेज हुए और फिर एक सुबह जिस बच्चे के ख्वाब बना रही थी मैं मेरे अंतिम अल्ट्रासाउंड स्कैन में दिख गई। अस्पताल की नर्सों ने मुझे घेर लिया और होने वाले बच्चे के लिए बधाई दी। उस दोपहर में ऑफिस में थी। एक सहकर्मी की नौकरी छोड़ने के मौके पर मैं एक केक खा रही थी। मैंने महसूस किया कोई गर्म चीज़ मेरे ट्राउजर को गीली कर रही है। मेरे गर्भाशय के पानी को 2 महीने पहले बाहर आ रहा था। अस्पताल ने मुझे भर्ती कर लिया। उन्होंने कहा कि वो लेवल में जितना संभव हो सके देर करें जिससे बच्चे का विकास हो सके। 10 दिन बाद डॉक्टर ने कहा कि अब मेरी स्थिति ठीक है और मैं अगले दिन घर जा सकती हूँ। लेकिन आधी रात के बाद बच्चे की एम्बिलिकल रिकॉर्ड अलग हो गई और तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुँचने बंद हो गई। 6 मिनट में ही मुझे ऑपरेशन थिएटर में पहुँचा गया। मुझे कॉरिडोर में ले जाते वक्त नर्स बदमाश थी। मेरे बच्चे की मौत हो चुकी थी। 48 घंटे तक मैं सो नहीं पाई। मैं दर्द से भी दवा लेने से मना कर दिया। मैंने अनमोल बच्ची मेरे कोख में सिमटी हुई थी। बेखामोश हो गई। बच्ची को मुझसे जोड़ने वाली एविलिकल रिकॉर्ड मेरे शरीर की लटक रही थी। मेरे पैर दर्द से अकड़ने लगे। मैंने पार्टनर ट्रिप को पकड़ा लिया। एक माँ की कहानी याद आई जिसे बताया कि उसका बच्चा मर गया लेकिन वह सेहतमंद पैदा हुआ था। मेरी बेटी को जब मुझे दिया गया तो मेरे दिल की प्यार भरा आया। वो खूबसूरत थी, सिर से पैर तक करीब 30 सेंटीमीटर लंबी। उसे सफ़ेद रंग की ड्रेस और हैट पहनाई गई थी। उसे हाथ से बुने कंबल में लपेटा गया था। उसके हाथ और पैरों की उंगलियां बेहद साफ थीं। सारे अंग लंबे थे, बिल्कुल हम दोनों की तरह। उसका नाम हमने बिलो रखा। मुझे याद है टीम ने उसका नाम पुकारा तो उसका दिल फटा हुआ था। मेरे बच्ची को हैरत से देखकर मैं समझ नहीं पाई कि क्यों मर गई। मैंने नर्स को बुलाने के लिए घंटी बजाई। मैंने पूछा क्या डॉक्टर से समझाने में कुछ गलती हुई है। 20 मिनट बाद टिप ने भी वही घंटी बजाई, फिर वही सवाल पूछा। सभी नर्स और डॉक्टर, उनके पास हमारे सवालों के जवाब नहीं थे। शायद हमारे सवाल ही सही नहीं थे। अगली सुबह उन्होंने मेरे सीजन ऑपरेशन किया। जब मुझे ऑक्सीजन मास्क पहना दिया गया और मेरी नर्सों की बेहोशी का इंजेक्शन दिया जा रहा, तब मैं सोच रही थी अपने बच्चे का मुंह देखने के लिए मैं 30 साल इंतजार किया। अब जब मैं उठूंगी तो उसका मुंह देखूंगी। मगर एक डिलीवरी भी के एक छोर थे। वहाँ से महिलाओं के लेबर पैन और नवजात शिशु के रोने की आवाज़ सुनाई मेरी बाहें अकड़ गई। मुझे लगी कि वहाँ खून जम गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि सामान्य है, मेरी बच्ची जिंदा नहीं है, बस इस झटके का बायोलॉजिक रिस्पॉन्स था। मैं सुबकने लगी। मेरी छाती से दूध आ रहा था। मेरी टी-शर्ट पर उसका निशान बन रहा था, लेकिन ऐसे सदमे में थी कि इस बात पर शर्मिंदा भी नहीं हो पाई। अपने बच्चे को खो चुके दर्द से तड़पने माँ बाप के लिए बने कमरे में एक किचन था। चाय बगैर बनाने के लिए मैं सोच भी नहीं सकती कि वैसे हालत में पेरेंट्स को भूख भी लगती होगी। मैं उन परिवारों के बारे में सोचने लगी जो इन जगहों में रह रहे होंगे। मैं उनको हुए नुकसान के बारे में सोचने लगी। उन्होंने खुद को कैसे संभाला होगा। मरे हुए बच्चे का जन्म, इस बारे में लोग जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा सामान्य बात है। फिर भी लोग इस बारे में बहुत कम बात करते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी खुशी और उम्मीदों का समय होता है। हम जब 4 दिन हो रहे, हमारी बच्ची एक रेफ्रिजरेटर वाले में रखा गया है। किसी ने मुझसे जाने के लिए नहीं कहा, लेकिन मैं जानती थी कि हमें कब चले जाना चाहिए। मैं मदद करने वाली उन दाइयों को गुड़वाए नहीं कह पाई जो उस रात पूरे वक्त हमारे साथ बैठी थी और हमें दिलासा देती रही। उन्होंने हमारे बच्चे की ड्रेस पहनाई। शुक्र जैसे शब्द कई बार दिल की बात पूरी तरह बयां नहीं कर सकते। वो भी रोई, हम भी रोए और घर चले आए। अस्पताल में हमारे पास 2 प्यार लैंप थे। एक के साथ मैं सोती, दूसरा बिन्नी के पालने में रहता था। घर के रास्ते में मैंने अपने लैब को जोर से पकड़ रखा था। मैं मेरे आंसुओं से भीग रहा था। मैं धीरे धीरे उनके कानों में कुछ कह रही थी। सोचा शायद मेरी बेटी से ये बात सुन रही हूँ। वक्त बीता तो शौक बहुत कम हुआ। अस्पताल की दाइयों ने हमें याद दिलाया कि हमें बिन्नी के जन्म का
रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। एक दिन हम रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचे, जहां एक अधिकारी ने कुछ उदास से सवाल पूछे। हम बिना किसी होने का कागजाती सबूत लेकर वहां से निकले। जन्म और मृत्यु का सर्टिफिकेट एक ही पेपर में था। बिलो कभी भी घर पर चिट्ठियों का अरमान लग रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। परिवार के लोग और दोस्त घर आए। मैंने अपनी मैटरनिटी जींस पर पहन ली। उसके साथ कुछ बेमतलब बातें हुई। किसी के पास कुछ खास कहने को नहीं था। मैंने सोचने लगी, नामकरण की बजाय हम बच्ची को अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। सूखी आंखों में मैंने अंतिम क्रिया के आए लोगों का शुक्रिया अदा किया। बिली ने नन्हे से ताबूत में लिए फूल बहुत बड़े थे। जब मैं वहाँ से निकली तो मैंने अपनी आत्मा का एक हिस्सा वहीं छोड़ दिया, अपनी पहली संतान के पास। 2 हफ्ते बाद टिप काम पर जाने लगे और घर में अकेली रह गई। हमारे शौक ने अलग रास्ता चुना। मेरा अकेलापन बढ़ गए। बच्चे के निधन के बाद रिश्ते टूटने की कहानियाँ पढ़कर घबराने लगी। फिर मैंने तय किया किसी सलाहकार से मिलूं। मैंने देखा कि माओ के लिए कई तरह की मदद उपलब्ध है, पिता के लिए बहुत कम। मैंने एक काउंसलर को खोजा जो हमें लोगों की मदद कर सके। मैंने फेसबुक अपने दोस्तों को अलग कर दिया। जिनके बच्चे बिली के उम्र के थे, उन दोस्तों को भी हटा दिया। दूसरी सोशल मीडिया मेरे लिए एक खौफनाक जगह बन गई। मेरी वॉल पर बेबी फूड, प्रेम, बच्चों के कपड़ों में विज्ञापन दिखने लगा। मेरा गुस्सा बढ़ने लगा। मैं चिड़चिड़ी हो गई। फिर वे वहाँ से हट गई। एक दिन मैं ट्रेन बदलकर इंग्लैंड के उत्तर पूर्वी हिस्से में रहने वाली अपनी 103 साल की दादी नैन्सी के पास गई। मैं उनके पैरों के पास बैठी और उनकी गोद में अपना सर रख दिया। 60 साल पहले दादी ने एक कमरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। उन्होंने मेरी बालशाला और बच्चे के लिए दुख जताया। दादी को नहीं पता कि अपने बच्चे के लिए अपने असल में उनका नाम ही सोचा था। यह मेरे जीवन की सबसे कठिन यात्रा थी, लेकिन संभव यही मेरे जख्म भरने की शुरुआत हुई। मैं बहुत खोजबीन कर रही थी। पिछले 10 साल से जिस भी अस्पताल में मेरा इलाज था, वहाँ से मैंने बारे में डॉक्टर के नोट्स मांगे। इलाज और प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर ने क्या किया, मैं यह समझने की कोशिश कर रही थी। मेरे दिल से कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई थी, बच्ची की मौत के लिए मैं ही दोषी हूँ। यह डर सही नहीं था, लेकिन मृत बच्चे को जन्म देने वाले दूसरे माँ बाप भी ऐसे ही महसूस करते थे। मुझे 9 महीने की पप्पी मिली और उसमें एक घर ले आई। वह 2 किलो की थी। एक नवजात शिशु के बार बार उसकी ज़रूरत होता है एहसास कराया कि मैं उसे भी किसी काम की हूँ। रात में उसने टॉयलेट करने के लिए जाते वक्त हम अंधेरे में ठिठुरते रहते। मेरी बच्चे की तरह मुँह कूद जाती। जब मैं पार्क में दूसरे छोर में उसे बुलाती तो कई बार उसे बिल्ली पुकारती। किसमिस आने वाला था, उस बारे में सोचना ही नहीं चाहती। जैसे तैसे हमने भतीजियों के लिए कुछ कार्ड खरीदे। बिटिया के साथ पहले किसमिस के लिए हमने सिपोक और सेफर्ट हट किराए पर मैंने का सपना देखा। अब हम उससे भी जी चुरा थे। हम रोज़ मिली पैदल चलते, पापा की परी गोद में उठते। किसमिस की शाम में गांव के एक छोटे से चर्च में मिनटाए पास में गई। पूरी सर्विस के दौरान चुपचाप रहती। मेरी बगल में बैठी एक बूढ़ी औरत जिसमें मैं सहन नहीं सकती। पैदा हुई बच्ची अपनी माँ के लिए अधिकार दिलाती है जो नवजात शिशु दिलाते हैं। मैं मल्टी सिटी लीवर की हकदार थी। मैंने छुट्टियाँ ली और 4 महीने बाद काम पर लौटी। घर की तुलना में ऑफिस में रहना आसान था। मेरे सहकर्मी मुझसे पूछता लड़का हुआ या लड़की। मैं उनको बताती मेरी बेटी गर्भ में ही मर गई। फिर वे भी उनकी बाहों पर थपकी देती और कहती ठीक है, दुख मत हो। घर पर शाम बिताने के लिए बहुत रेन पाई भी। मैंने मॉडर्न फैमिली को कई बार देखा। पूरी सर्दियों में कुछ उम्मीदें टिमटिमाती थी, जैसे ओस की बूंदें अपने सर ताने टिकी रहती हैं। कुछ दिनों में मैं फिर पॉजिटिव महसूस करने लगी। मैं अपने दोस्तों से मिलती और हंसती। कई बार टिप दरवाजा खोलते तो मैं मुस्कुराते हुए मिलती। हम दोनों कोशिश कर रहे थे कि अपने लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए। मैं व्यक्त रहती तो अपना अच्छा महसूस करती थी। मैंने तय किया अपने गार्डन का एक हिस्सा बिन्नी को समर्पित कर दूँ। मैंने ग्राफ पेपर खरीदे और गार्डन की डिजाइन की किताबें ली। फरवरी के ठंडे और भीगे सप्ताह में हमने हेल्डिस्कोलप शुरू की। 15 टन की खुदाई मशीन पर ली। दोस्त और परिवार के लोग मदद के लिए आए। बर्फ और बारिश के बीच हमने कीचड़ पत्थरों के बीच की सारी घटनाएं हटाई। हमारी छोटी पपी बिना कीचड़ के हमारे पैरों के पास खेलती रही और कीचड़ में आकर उसने अपने पैरों के निशान छोड़ दिए। मैंने एक कलाकार को खोजा जो एक मूर्ति बना सके। हम अपने पसंद के समुद्री तट पर गए ताकि रास्ते में लगने के लिए पत्थर जमा कर सकें। इस काम में हमने खुद को थका लिया। मदर्स डे से पहले कुछ बच्चों को गाँव के स्थानीय स्कूल से निकलते देखा था। उसी दिन पहली बार मैंने नर्सरी का दरवाज़ा खोला। मैं बच्ची के पकड़े उलट पलट कर रखती। आखिर कपड़ों से लेकर मैं ज़मीन पर लेट के उसे अपने सीने से चिपका लिया। दोपहर के बाद ही धूप के साथ कुछ धूल के कण उड़ रहे थे। मुझे उस ईमेल का ख्याल आया जिसने मुझसे कहा था कि नर्सरी से पैदे हुए हैं। मैंने उन्हें जवाब दिया मुझे अब वो पर्दे नहीं चाहिए। उन्होंने जवाब दिया हाँ, इसे भिजवाएंगे तब आप तैयार होंगी। मैं सोचने लगी क्या सेल्स वूमेन में भी अपने बच्चे को खो दिया है। मैं रोती रही और रोते रोते ही मेरी आंख लग गई। जब नींद खुली तो अंधेरा हो रहा था। मुझे 2 मदर्स डे कार्ड मिले। एक माँ ने भेजा था और दूसरा टिम ने लिखा था मैं बिलो की
उत्कृष्ट माँ हूँ और हमेशा रहूँगी। उस दिन से बाद मैंने नर्सरी का दरवाज़ा खुला ही रहने दिया। अब हमारे घर हवा अच्छे से आ रही थी। विनी के पहले जन्मदिन पर उसके गार्डन में एक पार्टी रखने की सोची ताकि कि फंड इकट्ठा हो जिससे स्कूल बॉर्न चैरिटी हो सके। हम जिसे एक चैरिटी की सहायता करने जाते थे, हम शौक से भरे माँ बाप को मेमोरी बॉक्स देते हैं। विनी के लिए हमें भी ऐसा एक संदूक मिला। हमने हिम्मत करके बॉक्स को दोबारा देखा। वो बॉक्स के अंदर सब थे, एक सफ़ेद बुना हुआ कंबल, विनी के अस्पताल का ब्रेसलेट, विनी के जन्म के समय की तस्वीर, विनी के पैरों के निशान और नर्सरी की एक ड्रेस जो सभी कभी पहने नहीं जा सके। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी अच्छी लगे। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद।